देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का आज उद्घाटन हो चुका है। पिछले 5 दशक से कांग्रेस पार्टी का जो पता था वो राजधानी दिल्ली में 24 अकबर रोड था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जो नया पता होगा वो 9A कोटला मार्ग होगा, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये आप इमारत जो देख रहे हैं यही है कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय, जिसका आज उद्घाटन हो चुका है। सोनिया गांधी ने पार्टी के नए दफ्तर का जो है उद्घाटन किया है और आप सामने देख सकते हैं जो इस भवन का नाम रखा गया है वो इंदिरा भवन रखा गया है। और कांग्रेस के नए AICC मुख्यालय का जो टोटल इस लागत आई है इस दफ्तर को बनाने में, वो बताया जा रहा है कि 252 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये 5 मंजिला जो इमारत है कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है वो तैयार किया गया है। और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई कांग्रेस के बड़े नेता आज उपस्थित रहे और पार्टी में कांग्रेस का जो झंडा है वो फहराया गया। इसके साथ ही आपको बता दें नया मुख्यालय बना है कांग्रेस पार्टी का। पहली मंजिल पर बाईं तरफ विशेष कार्यक्रमों के लिए हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके साथ ही किसान विभाग, डेटा डिपार्टमेंट जैसे कई विभाग भी कांग्रेस पार्टी के इस नए जो मुख्यालय है उसमें होंगे। और इसके साथ ही जो बिल्कुल नीचे है, इस नई इमारत के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिसेप्शन है और उसके ठीक पीछे कैंटीन बनाई गई है। इमारत की बाईं तरफ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का दफ्तर होगा और इसके साथ ही टीवी डिबेट के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ चैम्बर जो हैं वो भी इसमें बनाए गए हैं। और इसके बगल में पत्रकारों और कैमरा पर्सन के लिए भी जो है सिटिंग रूम इस जो है कांग्रेस के नए मुख्यालय में बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं पूरे 5 मंजिला इमारत है। वहीं अगर हम इमारत की दूसरी मंजिल की बात करें, जो वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरी मंजिल की अगर बात करें तो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों पर जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारियों के ऑफिस रहेंगे। और 5वीं मंजिल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दफ्तर होगा। और इस मंजिल के बीचों बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिस होगा। और कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के इतिहास को भी बयां करती हुई कई जो तस्वीरें हैं वो इसमें लगाई गई हैं। और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी का तकरीबन 5 दशक पुराना जो मुख्यालय है, जो पता है वो बदल चुका है। और अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे इस नए भवन में जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि अभी जो है सारे कामकाज वो 24 अकबर रोड से ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है अब कांग्रेस पार्टी के सारे काम जो है वो इसी बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। और कांग्रेस पार्टी का अब नया पता हो चुका है 9A कोटला मार्ग। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी ने अपने तमाम प्रत्याशियों के नामांकन करा दिए हैं। लगभग सभी प्रत्याशियों ने आज नामांकन भर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ आज बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने भी नामांकन कराया। रमेश बिधूड़ी ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बड़ी रैली की। इस रैली के अंदर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे, जहां पार्टी के तमाम नेताओं ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सभी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की गोविंदपुरी इलाके के अंदर पीने के पानी की बड़ी समस्या हो, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने समस्या को उठाते रहे, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो पाई है। हालांकि आज नामांकन में हज़ारों की भीड़ के साथ ना पहुंचकर रमेश बिधूड़ी अकेले नामांकन करने पहुंचे। नामांकन के बाद वो वापस वो दिल्ली के गोविंदपुरी के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत का संकल्प लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां से कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर दिल्ली में इस बार बीजेपी का कमल खिलाना है और इसलिए जी जान से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जुट करके आम जनता तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं को उठाना है। देखना बहुत अहम रहेगा कि कालकाजी विधानसभा से जहां आतिशी सिंह आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, वहीं बीजेपी से रमेश बिधूड़ी, तो कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा जो पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पर भरोसा जताया है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। अब ये बेहद रोचक मुकाबला कहां तक पहुंचता है ये देखने वाला समय रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जांजगीर चांपा जिले में
बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दी। देसी कट्टे में फायरिंग करके 78 लाख की फिल्मी स्टाइल में चोरी कर ली। इतनी घड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के खोखरा ज़िले में 2 बदमाश कट्टाधारी पहुंचे, जहां पर शराब कलेक्शन करने वाली टीम पैसा लेकर के 78 लाख रुपए वहां पहुंची थी। 2 लोग अंदर गए, वैसे 2 बदमाश वहां पर पहुंचे और इस बीच सिक्योरिटी गार्ड से वो जो है वो दरवाज़ा खोलने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया तो इस बीच बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड के पैर पे दिन दहाड़े गोली मार दी। उसके बाद 78 लाख रुपए से भरे बैग को कुछ दूर ले गए। उसके बाद जो है 78 लाख की चोरी कर ली। सिर्फ 10 मिनट में 78 लाख ले उड़े। इसके बाद खबर हवा की तरह फैल गई। आईजी सहित तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस घटना का जायजा लिया। जैसे ही घटना के बाद पुलिस मुस्तैद की और जगह जगह पर नाकेबंदी करके इस घटना को लेकर के पहुंची, मगर जो नाकेबंदी में अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे घटना पर सीसीटीवी कैमरे की कोई बात नहीं आ रही है। इसके साथ ही जो गार्ड है वो गार्ड को भी जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब इस घटना ने जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास करके जो ऐसी घटना है यूपी, बिहार या बड़े स्मार्ट सिटी शहरों में होता है, लेकिन जांजगीर चांपा एक छोटा सा शहर है जहां पर इस तरीके की घटना हुई है। इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस घटना को 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ाने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था पर तमाम प्रकार के सवाल हो रहे हैं जिस तरीके से घटना हुई है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राई, JK24 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। 2025 के आखिरी में बिहार लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि विभिन्न पार्टियों के द्वारा एक दूसरे नेता को अपने दल में मिलाने को लेकर सियासियाँ यहाँ तेज हो गई है। कल देखा जाए तो कल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पारस पशुपति कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के आवास पर मिलने गए, जिसको लेकर सियासियाँ राजनीतिक गलियारों में और तेज हो गई है। आपको बताया जाता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के घर पर पशुपति पारस खिचड़ी के भोज यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है पूरे देश में। तो पशुपति पारस के आवास पर, सरकारी आवास पर एक खिचड़ी का भोज का आयोजन किया गया था, मकर संक्रांति का भोज का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर पशुपति पारस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के आवास पर उन्हें आमंत्रित करने के लिए गए थे। लेकिन आज जैसा कि देखा गया कि पशुपति पारस के आवास पर भोज के ऐन वक्त पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव तीनों पशुपति पारस के आवास पर आमंत्रित किए गए थे और वो भोज में शामिल हुए, जिसको लेकर बिहार के राजनीतिक में सियासी गलियारें तेज हो गई है। और बताया जाता है कि पशुपति पारस एक बार फिर से लालू प्रसाद जी के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। पत्रकारों ने सवाल किया इस पे कि क्या आप महागठबंधन में शामिल होंगे, महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति पारस ने बोला कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि पशुपति पारस लालू प्रसाद से मिलने के बाद एवं राष्ट्रीय जनता दल में हो सकता है कि शामिल हो। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और क्लियर नहीं हुई है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24 न्यूज़, पटना। उत्तर प्रदेश में एक सीट मिल्कीपुर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें अब कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि जिस बिरादरी का बोलबाला अयोध्या क्षेत्र में खासतौर पर मिल्कीपुर विधानसभा में है, वो बिरादरी है पासी।
अब भारतीय जनता पार्टी ने भी चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बना के पासी यानी दलित वोट बैंक का दांव खेला है। दलित वोट बैंक मिल्कीपुर विधानसभा में अत्यधिक है। इसी वजह से कई वर्षों से अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक चुनते चले आ रहे थे और इसी कारण में अयोध्या क्षेत्र में क्योंकि दलित वोट बैंक ज़्यादा है, इसकी वजह से अवधेश प्रसाद अब की बार 2024 अयोध्या से लोकसभा के प्रत्याशी थे और वो विजय हुए, उम्मीदवार हुए, फिर उसके बाद विजय हुए। 37 सीटें दलित वोट बैंक लेकर समाजवादी पार्टी सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हिंदुस्तान की बन के लोकसभा में उभरी है। अब देखने वाली बात है मिल्कीपुर विधानसभा में जहां दलित कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर वहां पर भी दलित वोट बैंक का ही कार्ड खेला गया है। अब ये दलित वोट बैंक की राजनीति में दूसरी बिरादरी, खासतौर पे पंडित, स्वर्ण समाज और मुस्लिम किधर वोट जाता है वही विजय होगा। मुसलमान का वोट हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद के लिए अब देखने वाली बात है क्या मुस्लिम वोट बैंक डाइवर्ट होता है कुंदर की विधानसभा की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विजय हो जाएगी और कहीं ना कहीं उपचुनाव, शासन का चुनाव होता है, ये विपक्ष की पार्टियों का कहना है। अब देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी दलित उम्मीदवार, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित उम्मीदवार खड़ा कर दिया है मैदान में। अब दलित वोट बैंक और दलित नेताओं के बीच की ये उपचुनाव का चुनाव होने जा रहा है। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, ये आने वाला कल तय करेगा। कैमरामैन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मायावती का जन्म दिन धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर के तमाम जिला कार्यालयों में मायावती के जन्मदिन में केक काट करके उनको बधाई दी गई। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए और साफ तौर पे राजधानी लखनऊ में मायावती ने अपने जिला कमेटी दफ्तर में तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मायावती ने अपने जन्मदिन पर सभी से बधाई तो ली ही, साथ ही उनसे किस तरीके से बूथ पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए इस ओर ध्यान देने को कहा। साफ तौर पे कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए धन्यवाद, लेकिन 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा किस तरीके से अपना रोल निभाएगी इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, युवाओं, किसानों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया था और साफ तौर पे काशीराम की विचारधाराओं को हमें आगे बढ़ाना है और वो तभी आगे बढ़ पाएंगी जब पिछड़ों, दलितों, युवाओं और किसानों को उत्थान मिलेगा। मायावती ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अभी से अपने बूथ पर मजबूती करनी होगी, मजबूत तरीके से अपने बूथ को मजबूत करें। सभी जो पदाधिकारी हैं वो जन जन तक जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करें। दलितों को किस तरीके से आगे लाया जाए इस पर काम करें। उन्होंने कहा कि जन्मदिन पर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, तमाम पदाधिकारियों का अभिवादन किया और साफ तौर पे जिस तरीके से आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलर शाही चल रही है उसको लेकर के भी उन्होंने कई बार तंज कसे। मायावती ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाला समय बहुजन समाज का है और बहुजन समाज किस तरीके से सर्वोपरि आए, किस तरीके से दलितों, पिछड़ों और युवकों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने बूथ स्तर पर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मिल रही शिकायतों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IGRS और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो भी आम जनमानस है उसको अधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान होनी चाहिए। यानी किसी भी अगर व्यक्ति की कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी पहले तो उस जिले पे ही उसको सुलझा लेनी चाहिए। अगर लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें IGRS और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कुछ जिलों में ज़रूर है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको अलग तैनाती दी जाएगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी है कि अगर कामकाज ठीक से नहीं हुआ तो उनको साइडलाइन किया जाएगा।
देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री की फटकार के बाद कितना कुछ असर अफसरों में जाता है, ताकि आम जनमानस की जो भी शिकायतें हैं उसका निस्तारण समयबद्ध से और जिले पे ही हो जाए। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मित्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर कई कैंपेन लॉन्च कर रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अपना भोजपुरी सॉन्ग लॉन्च किया गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल वोटरों को साधने के लिए नया जो भोजपुरी सॉन्ग है वो लॉन्च करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी में पूर्व विधायक रहे दिलीप पांडे ने ये पूरा सॉन्ग गाया है, लिखा है और इसके लिरिक्स भी उन्होंने ही बनाए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अलग अलग कैंपेन लॉन्च कर रही है, कई घोषणाएं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा चुकी हैं। ऐसे में पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली गीत कितना आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन एक तरफ जहां कैंपेन चल रहा है, वहीं नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। आजकल का जिसे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद आतिशी ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया है, उसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती समेत तमाम नेताओं ने आज के दिन अपना नामांकन किया है। लगातार इस पूरे प्रकरण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। निर्वाचन आयोग ने आज जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर एक एफआईआर भी दर्ज किए, एफआईआर नॉमिनेशन में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने पर की गई है। ये तमाम राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेज है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन सॉन्ग कितना कारगर होगा और आम आदमी पार्टी को इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरीके के कैंपेन लॉन्च करके विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार लोगों को अलग अलग कैंपेन के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसका कितना फायदा भाजपा को होगा और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से जो अलग अलग दल हैं इनके कैंपेन्स का कितना फायदा होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जेके 24 7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग देहरादून से और बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो निकाय चुनाव का बिगुल है वो बच चुका है और सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि सर्द मौसम में भी उत्तराखंड में इस समय सियासत की जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है। वहीं देखिएगा कि सभी पार्टियाँ कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और प्रचार प्रसार लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज एक संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र में देखिएगा कि ऐसा पहली बार उत्तराखंड के अंदर हो रहा है कि निकाय चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उनमें संकल्प पत्र जारी किया जाता था या घोषणा पत्र जारी किया जाता था। लेकिन निकाय चुनाव में इस बार पहली बार कहीं ना कहीं ये संकल्प पत्र जारी किया गया है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संकल्प पत्र को उत्तराखंड के जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ से जारी किया है। उनके साथ में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और कई विधायक भी मौजूद रहे और इसके साथ ही कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे बताया है कि जो 5 साल का प्लान है, यानी कि नगर निगम के मेयर का जो 5 साल का प्लान होता है उस प्लान को इसमें दर्शाया गया है और संकल्प लिया गया है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा और पूरा घोषणा पत्र की तरीके से ये संकल्प पत्र रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है ना ही किसी तरह का कोई प्लान है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है वो इस प्लान को लेकर चल रही है कि उत्तराखंड के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और जो संकल्प पत्र में संकल्प लिए गए हैं उनको पूरा करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और कांग्रेस लगातार आरोप लगाने का काम करती है, क्योंकि संकल्प पत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस के पास ना ही तो कोई संकल्प है, ना ही कोई मुद्दा है और ना ही कोई प्लान है, तो इसलिए कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही है। और वहीं देखिएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो उत्तराखंड के 11 नगर निकाय हैं उनमें बीजेपी पार उतर पाती है या नहीं उतर पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख कहीं ना कहीं इस समय दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हुए सूबे के मुंबई शहर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी लड़ाकू जहाज़ों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाक्षीर को जलावतरण के बाद राष्ट्र को समर्पित किया। 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाज़ों का शामिल होना रक्षा, निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की और एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। भारत को विश्व में, विशेषकर ग्लोबल साउथ में, एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में मान्यता मिल रही है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य अधिक सक्षम और आधुनिक होने की बात के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तटीय समुद्री क्षेत्र, नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षित व्यापार, आपूर्ति लाइनों के एवं समृद्धि मार्गों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। हम इस समुद्र को नशीले पदार्थों, हथियारों और आतंकवाद से बचाने में वैश्विक साझेदार बनने के साथ इसे सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने की बात भी पीएम मोदी ने कही। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों हुआ। नवी मुंबई के खारघर में स्थित यह भव्य मंदिर 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है, वही 9 एकड़ में फैला है। उद्घाटन समारोह में 9 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम और यज्ञ प्रतिष्ठान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का उद्घाटन करने के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र और वैदिक संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। पंजाब के कद्दावर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का खनौरी मोर्चे पर मरनमत लगातार जारी है। कल इस मरनमत को 50 दिन पूरे हो गए थे और आज 51 दिन के अंदर उनका आमरण अनशन दाखिल हो चुका है। इसी बीच आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार 9वीं बार सुनवाई हुई है और पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए तमाम अधिकारियों ने आज डल्लेवाल को सेहत को लेकर एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है और उनको कोई भी चीज़ पच नहीं रही। कल डल्लेवाल को जब पानी देने का प्रयास किया गया था तो जितनी बार भी उनको पानी दिया जा रहा था तो वो उल्टी के जरिए बाहर आ रहा था, यानी कि उनको पानी भी वो नहीं पचा पा रहे थे। लगातार उनकी सेहत को ऐसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द दाखिल की जाए। और जानकारी ये भी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जो एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं उनसे भी आने वाले वक्त में परामर्श करता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार क्या कुछ अगले कदम उठाए जाए। इसी बीच पंजाब के अंदर डल्लेवाल के समर्थन के अंदर जो SKM के नेता हैं वो भी बड़ी संख्या के अंदर अब खनौरी मोर्चे पर पहुंचना शुरू हो गए और साथ तौर पर जो हरियाणा के कई किसान हैं वो भी खनौरी मोर्चे पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी बीच डल्लेवाल के समर्थन में आज 111 किसानों का एक जो जथा था वो भूख हड़ताल पर बैठने वाला था, लेकिन खनौरी मोर्चे पर हरियाणा पुलिस ने वहां पर उनको रोक दिया। जो धरना स्थल तय किया गया था भूख हड़ताल के लिए उसको वो जगह नहीं दी गई, जिसके बाद अब खनौरी मोर्चे के आसपास 111 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और इन नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो इस भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए डल्लेवाल के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक उनको हक नहीं मिलते, चाहे उनको अपनी शहीदी देनी पड़े। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।
के मेरठ में एक हॉस्पिटल से हैरान कर देने वाली खबर निकल कर के सामने आई है, जहां पर मेरठ के नामचीन अस्पताल KMC में एक बुलंदशहर के बुगरासी की महिला एक अपना ऑपरेशन कराने के लिए वहां पर पहुंची थी और ऑपरेशन करा लिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही महिला लगातार परेशान थी। उसको स्वास्थ्य को लेकर तमाम समस्याएं आए दिन आ रही थी, जिसको लेकर उसने अस्पताल में कई बार प्रयास किया और संपर्क साधा, और अस्पताल के जो प्रशासन था और डॉक्टर्स थे वो उसको यह आश्वासन देते रहे कि आप ठीक हैं और कुछ समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन महिला लगातार अस्वस्थ थी, जिसके चलते उसने किसी अन्य चिकित्सक से सलाह ली और उसने अल्ट्रासाउंड की सलाह दी, जिसके बाद महिला ने एक अन्य स्थान पर जाकर अल्ट्रासाउंड कराया और उस अल्ट्रासाउंड में जो निकल करके आया उससे उसके परिवार के जो लोग थे उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। आपको बता दें कि जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये निकल करके आया कि उस महिला की एक किडनी नहीं है, जिसके बाद ये पता लगा कि जब महिला का ऑपरेशन मेरठ के KMC में हुआ था तो वहीं पर उस महिला की एक किडनी को निकालकर किसी अन्य मरीज को बेच दिया गया था, जिसके बाद परिवार के लोग में दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संपर्क साधा। अस्पताल प्रशासन ने उल्टा उनको धमकाया और वहां से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट में आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ 156(3) के तहत गंभीर धाराओं में दर्ज कराया, जिसमें मानव तस्करी समेत अनेक आरोप लगाए गए हैं और उसको लेकर FIR बुलंदशहर के नरसैना थाने में FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये तथ्य निकाले जा रहे हैं कि आखिर अन्य कितने लोगों की जो KMC हॉस्पिटल है कितने लोगों की किडनी निकाल चुका था और अन्य ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनके साथ इस तरीके की वारदात हो चुकी है। तो हालांकि अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ऐसे अन्य कितने लोग थे जिनके साथ इस तरीके की घटना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये खबर आपको हैरान कर देगी कि एक अस्पताल में इस तरीके का कृत्य जो निकल करके आया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।